ठंड में गरीब मायके आई अमीर बेटियां। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। भले ही हमने रूखा सूखा खाया, लेकिन तुम दोनों की जिंदगी में आज रंग भर ही गया। आज हमारी जिंदगी सफल हो गई। हमारी दोनों ही बेटियों की डोली आज आकर हमारे आंगन से उठ रही है। अब तुम अपने आगे की जिंदगी में हमेशा खुश रहना। लेकिन हाँ, अपने इस नए जीवन की शुरुआत में अपने माँ बाबा को मत भूल जाना। कैसी बातें कर रही हो माँ? चाहे हम जहाँ भी रहें, आपको कभी नहीं भूल सकते। आप ही हमारा सब कुछ हो। चलते हैं माँ, आप दोनों यहाँ पर अपना ख्याल रखना और कभी भी जरूरत हो तो बस याद करना। अपने माँ बाप से विदा लेती हुई दोनों बेटियां अपना आंगन छोड़ गईं। वैसे तो रिया और रानी दोनों गरीबी में पली बढ़ी थी, लेकिन उनकी किस्मत ने उनकी शादी अच्छे बड़े अमीर घरानों में करवाई थी। गरीब गलियों को छोड़कर अब वो अमीर घरानों की बहुएं बन चुकी थीं। मुझे तो इस बड़े घर में जाने में घबराहट सी हो रही है। ओहो, अब बस भी करो रानी, यही हमारा घर है। तुम्हारी मिट्टी की कुटिया से बड़ा तो हमारा कमरा है। अभी तक रानी गरीबी में रह रही थी, लेकिन अब सच्ची की रानियों की तरह रहेगी। अब जल्दी से अंदर आओ, अंदर सभी मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। विराट ने रानी का हाथ पकड़ा और वो उसे घर के अंदर ले गया। अंदर जाते ही सभी ने फूलों के साथ उन दोनों का स्वागत किया और मुंह दिखाई में रानी को महंगे महंगे तोहफे मिले, जिन्हें देख उसकी आंखें चार होने लगी। यही हाल दूसरी तरफ रिया का भी था। अरे वाह, ये तो बड़े ही नायाब तोहफे दे रही है। क्या अब मैं इस सब की हकदार हो चुकी हूँ? क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कल को तैयार रहना, मैंने तुम्हारे लिए एक कैंडल लाइट डिनर अरेंज किया है। नई ड्रेस भी खरीदी है। सच? कल का दिन स्पेशल होगा। दोनों बहनें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत में बहुत ज्यादा खुश थीं। वो अपनी ससुराल के सुखों में इतनी ज्यादा खो चुकी थीं कि वो अपने माँ बाप के बारे में बिल्कुल भूल गईं। और अब ऐसे ही चलते चलते लगभग 1 महीना बीत चुका था और अब ठंड आ चुकी थी। विराट जी, बहुत ज्यादा ठंड है। मेरी तो सर्दी अब इन हल्की कार्डिगन्स में रुक नहीं रही है। माँ बाबा ने दहेज में बिल्कुल बेकार सी जर्सियां दी हैं। ऐसा क्या? तो कौन बोला है तुमसे ठंड में ठिठुरने को? आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें नई कार्डिगन दिलाकर लाता हूँ। सच? हाँ चलिए। रानी अपनी बड़ी गाड़ी में बैठी और अपने पति के साथ शॉपिंग करने निकल गई। वहीं दूसरी तरफ रिया का भी कुछ यही हाल था। बहुत ज्यादा ठंड है। सुनिए निखिल जी, चलिए हम राजस्थान चलते हैं। कम से कम यहाँ की सर्दी से तो छुटकारा मिलेगा। वहाँ गर्म मौसम होगा, जहाँ हम रेगिस्तान में ऊंट की सवारी करेंगे और बहुत मजे करेंगे। तो ये सर्दी तुम्हें सता रही है। ठीक है, तैयारी करो, हम कल ही राजस्थान निकल जाएंगे। वैसे रिया, तुम्हें अपने मायके गए हुए कितना समय हो गया है? जब से शादी हुई है तब से मैं वहाँ गई कहाँ हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तुम्हें याद कर रहे होंगे। निखिल जी, मैं वहां अब दोबारा जाना भी नहीं चाहती हूँ। कितनी मुश्किल से तो उन गरीब गलियों से छुटकारा मिला है। और माँ बाबा की क्या, वो तो कल जैसे थे आज भी वैसे ही होंगे। हम उनसे मिलने थोड़े से गर्म मौसम में चलेंगे। अभी मुझे राजस्थान जाना है। अच्छा, जो तुम्हारी मर्जी। ऐसे बोलकर रिया ने निखिल की बात को खत्म कर दिया। दोनों बहनों को अपने माँ बाप की इस किड़किड़ाती ठंड में जरा सी भी खबर ही नहीं थी। बर्फ गिर रही थी और सभी लोग कंबल जैसी मोटी मोटी जर्सियों और स्वेटर्स में दिखाई दे रहे थे। एक तरफ अमीर बेटियां थीं जो मौज में जिंदगी बिता रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब माँ बाप। माला, ये आसमान देख रही हो? देखना, जैसे ही रात आएगी और फिर से सूरज छिपेगा, उसी तरह मेरी भी आंखें बंद हो जाएंगी। अजी ऐसा मत बोलिए, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। 2 बेटियां थीं, उन्हें अपने खून से सींच कर बड़ा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अपना सब दांव पर लगाकर दोनों का घर बसवाया। लेकिन उन्होंने हमें क्या सिला दिया, हमें याद तक नहीं रखा। लेकिन मैं जब भी खुश हूँ, कम से कम हमारी तरह उन्हें तो इस सर्दी में नहीं मरना पड़ रहा है। हम तो कल भी गरीब थे और आज भी गरीब ही रह गए। बेटियों से कुछ उम्मीद लगाई थी कि वो हमारा हाल सुधारेंगी, लेकिन वो भी पराई हो गई। अब आप ऐसी बहकी बहकी बातें मत कीजिए, वरना मैं भी मर जाऊंगी। तुम्हारी खातिर ही तो आज तक जिंदा हूँ, वरना जरा इस ठंड का हाल देखो।
कोहरे की वजह से आसपास का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आ जाओ तुम भी इस कंबल में बैठ जाओ माला, थोड़ी गर्माई मिलेगी। इस फटे हुए पुराने कंबल में अब क्या ही गर्माई बची है। अरुण जी, अभी सूरज की किरण डूबने में थोड़ा सा समय है। मैं दीपक लेकर जा रही हूँ, हो सकता है बिक जाए। इस ठंड में अब इस वक्त कोई दीपक खरीदने नहीं आएगा, और तुम्हारे तन पर तो एक हल्की सी शॉल भी नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं, कम से कम किसी के सामने हाथ फैलाने की मोहताजगी की तो नौबत नहीं आएगी। 4 दीपक भी बिक गए तो घर में अगले दिन चूल्हा जल जाएगा। अब मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर माला अपने पति के पास से मिट्टी के बने चिराग बेचने निकल गई। सर्द सर्द हवा चल रही थी और बूढ़ी माला के शरीर पर कोई स्वेटर भी नहीं था। वो अपनी साड़ी का पल्लू खुद से लपेटे हुए किसी तरह वहां हिम्मत से बैठी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अरुण अपने पतले से फटे हुए कंबल में किसी तरह खुद को लपेट रहा था। कुटिया की छत सर्द तूफानों की वजह से आधी टूट चुकी थी, जिसकी वजह से बर्फीली हवाएं घर के अंदर आ रही थी। साथ ही बर्फ भी कई जगह जमी हुई थी। एक तरफ माँ बाप ये सब कुछ झेल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों बेटियां थीं जो सर्दी में मूंगफली गजक खाकर रूम हीटर के सामने बैठ बैठ कर अपनी सर्दी बिता रही थीं। लगातार ऐसे ही सर्दी बढ़ने पर थी और माला और अरुण अब दोनों ही अपनी जीने की उम्मीद को खो चुके थे। उनके घर में गांव वालों की भीड़ थी और वो दोनों ही अपनी टूटी चारपाई के ऊपर लेटे हुए थे। अरे जल्दी से कोयले दहकती हुई तगरिया लेकर आओ। ले आया माँ, ये लो। हाँ, अरे माला, इस सर्दी में इतने बुरे हालात हो गए थे तो हमें बताना चाहिए था ना। अब बताने से भी क्या होता बहन, हमारी तो बेटियां ही अपनी ना हो सकी तो किसी और को क्या बताती। पड़ोसी का भी हक है अपने पड़ोसी का ख्याल रखना। अब बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या करें। चलो मेरे घर चलो, गर्मा गर्म। अब ना शरीर में जान है ना कहीं जाने की हिम्मत, बस एक आखिरी इच्छा बची है। बहन, हो सके तो हमारी इस हालत के बारे में हमारी बेटियों को खबर करवा दो, तुम्हारा एहसान हो जाएगा। एक आखिरी बार उनके फलते फूलते चेहरे देख लूंगी तो इस दुनिया को हंसी खुशी छोड़ जाऊंगी। इनके बाबा भी यही चाहते हैं। इतनी सी बात, लो अभी खबर करवाती हूँ। उस औरत ने ये बात गांव की पंचायत में रखी और किसी तरह उनकी बेटियों को उनके माँ बाप का संदेश दिया गया। अपने माँ बाप की हालत को सुनते ही उन दोनों का दिल कांप उठा और वो बिना एक भी मिनट गवाए अपने घर आने को निकल गई। कैसी खुदगर्ज बेटी हूँ मैं, जो अपना घर बसते ही अपने माँ बाप को भूल गई। जरा जल्दी चलिए विराट जी। दोनों का ही दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो चुका था। थोड़ी देर में रिया और रानी दोनों ही अपने मायके पहुंच गईं और अंदर जाकर दोनों बहनों ने देखा कि माला और अरुण एक पतले से फटे हुए कंबल में किसी तरह खुद को लपेटे हुए थे। उनका शरीर कांप रहा था और वो दोनों इतने कमजोर लग रहे थे जैसे कि उन्हें 3 दिन से कुछ खाने को ना मिला हो। अपने माँ बाप की ऐसी हालत देख वो दोनों फूट फूट कर रोने लगी। माँ, बाबा, माँ, माँ, बाबा। मेरी प्यारी बच्चियों, तुम दोनों आ गई। आ जाओ, ऐसे रो मत। मेरी बेटियां आ गई तुम दोनों। दूर क्यों खड़ी हो, मेरे पास आओ। बाबा। दोनों बेटियां जाकर अपने बीमार माँ बाप के गले लग गई। हम बहुत बुरे हैं, हम दोनों बहुत ज्यादा बुरे हैं। आपकी यहाँ ठंड में तड़क तड़क कर क्या हालत हो गई और हमें इस सब की कोई खबर ही नहीं थी। हम अच्छी बेटियां नहीं है। नहीं मेरी बच्ची, ऐसे मत बोल। तुम तो बस अपनी नई जिंदगी में जी रही थी। हमारा क्या है, हम तो बस तुम्हारा गुजरा हुआ कल है। लेकिन हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा मत बोलिए, हम अपने स्वार्थ की जिंदगी में इतने मगन हो गए कि आपको बिल्कुल भूल ही गए। लेकिन अब हम ये गलती नहीं दोहराएंगे। मेरे घर में सिर्फ मैं और विराट ही रहते हैं। माँ बाबा आप दोनों वहां चलिए, अब मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी। पर क्या पर? चलिए बाबा, चलिए आप भी इस ठंडी जगह से उठिए। बाबा, बाबा, अरुण जी, बाबा। सभी ने अरुण को बहुत आवाजें दी लेकिन उसने किसी की भी पुकार का जवाब नहीं दिया।
उसके चेहरे पर एक अलग सी ही मुस्कुराहट सी थी, जैसे कि वो अब सुकून महसूस कर रहा हो। चले गए तुम्हारे बाबा। दोनों बेटियां उस दिन बहुत रोईं। अपने बाप के जाने के बाद अब उन दोनों की ही आंखें खुल चुकी थी। अपने बाप का अंतिम संस्कार करके रानी और रिया अपनी माँ को अपने साथ ले गईं। अब उन दोनों को ही अकल आ चुकी थी और वो अपनी माँ का अब अच्छे से ख्याल रखती थी।